हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, सब खैरियत से हैं। तो आज के सेशन में हमको 1 अगस्त 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला समाचार देखते हैं। चलें पहला समाचार डिस्कस करते हैं। इस न्यूज़ में हमको बात करनी है आईएनएस हिमगिरी के बारे में। आईएनएस हिमगिरी के बारे में क्या न्यूज़ है, क्या समाचार है, इसको डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूं, तब आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। भारतीय नौसेना में इस वक्त या फिर इंडियन नेवी में इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है और इस प्रोग्राम के तहत में अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जिसके तहत में कई सारे तरीके के शिप्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई सारी पनडुब्बियां या फिर सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। आपका एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा चुका है और दूसरा बनाना है या नहीं बनाना इसके ऊपर मंथन चल रहा है। तो इस तरीके से एक रैपिड मॉडर्नाइजेशन की जो है प्रोसेस चल रही है। इसी मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस के तहत में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। इस प्रोजेक्ट के तहत में ये डिसाइड किया गया है कि इंडियन नेवी को 6 एक एडवांस किस्म की फ्रिगेट्स बनाकर दी जाएंगी। फ्रिगेट्स एक तरीके की आपकी जहाज, एक तरीके का शिप या फिर एक तरीके का लड़ाकू जहाज होता है, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि एक तरीके की शिप होती है। तो 6 फ्रिगेट्स बनाकर जो है मॉडर्न किस्म की फ्रिगेट्स बनाकर भारतीय नौसेना को डिलीवर की जाएंगी। अब ये जो 6 फ्रिगेट्स बनाई जाएंगी, इनको एक अलग कैटेगरी दी गई है, इनको एक अलग क्लास जो है में के रूप में क्लासिफाई किया गया है और इनको नाम दिया गया है नीलगिरी क्लास। नीलगिरी क्लास का मतलब क्या? एक खास तरीके की आपकी जहाज हैं जिनमें खास तरीके की कैपेबिलिटीज हैं, तो बाकी जहाजों से अलग करने के लिए इनको नीलगिरी क्लास या नीलगिरी कैटेगरी जो है नाम दिया गया। किस प्रोजेक्ट के तहत में बनाई जा रही है? प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17A ये डिसाइड किया गया कि 6 फ्रिगेट्स बनाई जाएंगी। ये जो फ्रिगेट्स बनेंगी, इनकी जो स्पेशलिटीज या कैपेबिलिटीज हैं, उसके चलते इनको एक अलग कैटेगरी या फिर एक अलग कैटेगराइजेशन दिया गया, जिसमें नाम रखा गया नीलगिरी क्लास। एंड ये जहाज बनाने का जो ठेका है, ये 2 शिप बिल्डर्स को दिया गया। एक तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को दिया गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमडीएल बोलते हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, जो बॉम्बे से ऑपरेट करते हैं। और दूसरा जिम्मेदारी दी गई गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को, जिसको शॉर्ट में जीआरएसई बोला जाता है। ये कोलकाता से ऑपरेट करते हैं। तो मझगांव डॉक लिमिटेड ये बॉम्बे में या फिर मुंबई में जो है शिप्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जीआरएसई वाले गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये कलकत्ता में बनाते हैं। इनको भी ठेका मिला हुआ है, इनको भी ठेका मिला हुआ है। तो ये लोग भी जो है ये शायद 3 जहाज बना रहे हैं और ये भी जो है इस तरीके के 3 शिप्स जो है उनके कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब समझते हैं। समाचार यह है कि ये जो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स या जीआरएसई कलकत्ता वाले हैं, इन्होंने अपने जो 3 जहाज बनाकर देने हैं, उसमें पहला जो फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A के तहत में, जिसका नाम है आईएनएस हिमगिरी, वो इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया है। अब बहुत जल्दी इस जहाज को जो है कमीशन कर लिया जाएगा और ये नेवी में सर्विस में आ जाएगा। ऑपरेशन जो है जिसके लिए इसको बनाया गया उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 जहाज दोनों को बनाने हैं, मझगांव वालों को भी बनाने हैं और ये जीआरएसई वालों को भी बनाने हैं। तो इन्होंने अपना पहला जो शिप है इस प्रोजेक्ट 17A के तहत में बनाकर जो है डिलीवर कर दिया गया। अब प्रोजेक्ट 17A के तहत में ये जो नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स बन रहे हैं, इनमें 2-3 बातों का ध्यान रखा गया है। एक तो ये कि ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल रोल्स अदा करेंगे। ना सिर्फ अगर कभी वॉर लग गई तो नेवल जो आपकी फाइट्स होती हैं उसमें इनको पार्टिसिपेट करना है, इसके अलावा और भी जो कई सारे तरीके के ऑपरेशंस नेवी करती है, जैसे रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी हो गई, या फिर कहीं पर अगर कुछ आपको जल्दी से अगर कहीं पे कुछ सामान लेकर जाना है, कहीं पर अगर आपको जल्दी से ट्रूप्स को डिप्लॉय करना है, इन सारी चीजों के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म्स, वही बात जो मैंने कही कि कई सारे तरीके के जो है रोल्स अदा कर सकती है। एंड डिजाइन टू एड्रेस फ्यूचर चैलेंजेस इन मैरीटाइम डोमेन। और इसके अलावा मैरीटाइम डोमेन या फिर आपका समुद्र की जब बात की जाती है, सी से रिलेटेड जो भी आपके वॉर्स या चैलेंजेस हैं, जिस तरह से इंडियन नेवी आपका इवॉल्व हो रही है, जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, दोनों का आपस में बहुत एक तगड़ा गठजोड़ है। तो इन सारी बातों के लिए भी जो है जो आपके अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए कैपेबिलिटीज जो हैं इस शिप में डाली गई हैं, या फिर यूं बोलना चाहिए कि इस फ्रिगेट में डाली गई हैं। अब फ्रिगेट क्या होता है? तो फ्रिगेट वो जहाज होते हैं जिनसे आप ये उम्मीद करते हो कि वो रैपिडली मूव करें, यानी कि उनमें स्पीड होनी चाहिए। अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो अपने आप में एक चलते फिरते शहर के बराबर है, एक तैरते हुए शहर के बराबर है, अगर उसको आपको एक से दूसरी जगह मूव करना है तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मगर अगर आपको रैपिडली कहीं पर पहुंचना है, कोई ऑपरेशन करना है, कहीं पर अगर आपको राहत पहुंचानी है, कहीं अटैक करना है, जल्दी आपको काम करना है, तो उसके लिए फिर फ्रिगेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आपका अगर एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा है तो वो अकेला ऑपरेट नहीं करता है, उसके साथ में फिर आप और भी जो है सपोर्टिंग जहाज लेकर जाते हो। जैसे एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, उसके साथ में आपके इस तरीके से उसके प्रोटेक्शन के लिए भी जो है जहाज वगैरह साथ में रखकर चलते हैं। साथ में अंदर जो है कुछ पनडुब्बियां या आपकी सबमरीज भी जो है उसका प्रोटेक्शन करती हैं। तो ये जो जहाज उसके साथ में चलते हैं सपोर्ट करने के लिए, इनको जो है ये जहाज भी जनरली फ्रिगेट्स ही होते हैं। फ्रिगेट्स का इस्तेमाल यहां पर भी किया जाता है। तो काफी सारे रोल्स हैं फ्रिगेट्स के और काफी बड़ी मात्रा में अलग अलग तरीके के फ्रिगेट्स जो हैं भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं। तो उसी में ये जो आईएनएस हिमगिरी है, ये एक और एडिशन के तौर पर आप मान सकते हैं या फिर इसको जोड़ सकते हैं। फोटोग्राफ देख लीजिए इसका। इस तरीके से ये जहाज आपको दिखता है। ये पूरा का पूरा शिप है।
अब ये जो आईएनएस हिमगिरी है इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2020 में, यानी कि 2020 तक इसको बना के तैयार कर लिया गया था। बट ऐसा तो है नहीं कि आपने इसको आपका बना लिया है और तैयार कर लिया है तो उसी वक्त में जो है इसको शामिल कर लिया जाए। इसके फिर कई सारे सी ट्रायल्स होते हैं जिसमें ये चेक किया जाता है कि नेवी को जिन जिन रिक्वायरमेंट्स के लिए इसकी जरूरत है, जिन पैरामीटर्स पे इसको ऑपरेट करवाना है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स ये मीट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो सारे सी ट्रायल्स इस बीच में चल रहे थे, वो सारे ट्रायल्स आपके होके खत्म हो गए। खास बात यह है कि ये जो आपका हिमगिरी है इसमें ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसको इक्विप किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इस शिप के ऊपर लगाया गया। साथ ही साथ अगर आपको इससे किसी दूसरे जहाज पे हमला करना है, एंटी शिप अगर आपको अटैक करना है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि अगर आपने नेवल वॉरफेयर में यूज करना है, या फिर अगर इस जहाज से आपको दुश्मन के किसी जमीनी अगर ऑब्जेक्टिव को खत्म करना है, जैसे अगर भारतीय नौसेना ने लेट से कराची में या फिर कराची से और अंदर की तरफ में कोई अगर पाकिस्तान आर्मी का कोई मिलिट्री का इंस्टॉलेशन है उस पर अटैक करना है, तो उसके लिए भी इसमें क्रूज मिसाइल्स को लगाया गया है। समुद्र से ही जो है वो मिसाइलें लॉन्च करके आपका उस तरीके के जो जमीन के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी ये खत्म कर सकता है। इसके अलावा अगर इसके ऊपर हवाई हमला किया गया या फिर अगर कहीं पे हवाई हमला हो रहा है और उसको रोकने के लिए अगर इसको वहां पे डिप्लॉय किया गया है तो उसके भी इंतजाम इसमें किए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बराक 8 जो है इसके ऊपर लगाई गई है, तो अगर इसके ऊपर अगर किसी एयरक्राफ्ट ने हमला करने की कोशिश करी तो ये उसको भी टेक ओवर कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई जहाज कहीं और हमला करने जा रहा है और आप चाहते हो कि इसकी मदद से उसको रोका जाए तो उस पर अटैक करके बराक 8 मिसाइल की मदद से उसको भी जो है निष्क्रिय निष्प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये सारी जो है कैपेबिलिटीज इसमें डाली गई। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स अ मेजर लीप इन नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय नौसेना की जिस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है और आपका जो फायर पावर बढ़ रहा है, आपकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया जा रहा है, उसके एक बेहतरीन एग्जांपल के तौर पर ये आईएनएस हिमगिरी जो है निकल कर आता है। एंड इसको चलाने के लिए इसमें डीजल और इंजन और गैस टर्बाइंस का पूरा कॉम्बिनेशन लगाया गया। ऐसा नहीं है कि एक इंजन और एक टरबाइन लगा के छोड़ दिया, कई सारे डीजल इंजन को लगाया गया है, साथ में कई सारे गैस टरबाइंस को लगाया गया। इनके कॉम्बिनेशन को बनाकर जो रिक्वायर्ड पावर है वो जनरेट की जा रही है, ताकि अगर कल को एक इंजन या फिर एक टरबाइन भी फेल कर जाए तो ऐसा ना हो कि शिप आपका बैठ जाए, उसमें कोई दिक्कत आ जाए। मल्टीपल इश्यूज भी होते हैं तो भी ये शिप अपना ऑपरेट कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डीजल इंजन और गैस टरबाइंस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके इसको पावर दिया जा रहा है और उसकी मदद से इसको चलाया जा रहा है। अच्छा, इसको नाम आईएनएस हिमगिरी देने के पीछे एक वजह है। मई 2025 तक भारतीय नौसेना में एक जहाज हुआ करता था, उसका नाम भी आईएनएस हिमगिरी ही हुआ करता था। अब एक अलग किस्म का फ्रिगेट था, ये उसको हम लोग बोलते थे लिएंडर क्लास फ्रिगेट। लिएंडर क्लास करके एक अलग क्लास हुआ करती थी, ये उसका फ्रिगेट था। 30 साल तक उसने भारतीय नौसेना में सर्विस करी है और 30 साल की सर्विस के बाद इसी साल मई 2025 में उसको रिटायर किया गया था। तो उसके रिटायरमेंट के बाद में अब ये जो अपना नया जहाज बनकर तैयार हुआ है तो उसी के सम्मान में इस जहाज का नाम जो है अब आईएनएस हिमगिरी रखा गया है। आईएनएस हिमगिरी के नाम से इसको रिक्रिएशन किया गया, आप ये बोल सकते हैं। तो ये जो है इसकी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ध्यान रखनी है। इससे ज्यादा इस समाचार में और कुछ काम का है नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं, एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि आईएनएस हिमगिरी है क्या। एक तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएनएस हिमगिरी जो कुछ वक्त से न्यूज में था वो है क्या, पनडुब्बी है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, या आपका फ्रिगेट है, या कुछ और है। तो हमको याद रखना है फ्रिगेट है। फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग इस तरीके के जहाज जिसकी मदद से आप कई सारे ऑपरेशन कर सकते हो। एक तो अगर आपने नेवल कॉम्बैट करना है तो उसमें यूज किया जा सकता है, आप इसकी मदद से ग्राउंड पर भी अटैक कर सकते हो, आप इसकी मदद से अगर एयरक्राफ्ट वगैरह है उसके ऊपर भी अटैक कर सकते हो। इसके अलावा इसके कई सारे आपके जो है मल्टी रोल होते हैं। इसका इस्तेमाल पेट्रोलिंग में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अगर कहीं पे ओपन सी में जा रहा है तो उसके फिर मदद के लिए भी जो है उसको सपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो कई सारे काम जो है फ्रिगेट्स की मदद से किए जाते हैं। दूसरा ये कि जो आईएनएस हिमगिरी है इसको बनाया किसने है, तो याद रखना है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाकर तैयार किया है। कलकत्ता से लोग ऑपरेट करते हैं। इसको किस प्रोजेक्ट के तहत में बनाया गया है, जवाब हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A के तहत में बनाया गया है। या यूं पूछ सकते हैं कि इंडियन नेवी का जो प्रोजेक्ट 17A है इसके तहत में क्या बनाया जा रहा है, जवाब हो जाएगा फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। एंड किस क्लास का ये एयरक्राफ्ट, ये किस क्लास का ये फ्रिगेट है तो हमको ये भी ध्यान, या किस क्लास का ये शिप है तो अपने को ध्यान रखना है कि नीलगिरी क्लास का ये शिप है। ठीक है जी। एंड बाकी यही कि तीनों तरीके की जो आपको अटैक जो है अगर आपको कॉम्बैट करना है तो उसके लिए केपेबल है। एक तो नेवल कॉम्बैट तो ये कर ही सकता है, कोई दूसरा जहाज आ गया तो उससे लड़ाई तो लड़ी लेगा समुद्र में। दूसरा इसके अलावा अगर आपको एयर अटैक कहीं पर आ रहा है या इसके ऊपर आ रहा है तो उसको भी रोकने की इसमें क्षमता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बराक 8 इसके ऊपर लगी हुई है, ब्रह्मोस लगी हुई है। एंड अगर जमीन पर भी कहीं पर अटैक करना है, जमीन की किसी टारगेट को भी अगर आपने इंगेज करना है तो उसके लिए भी जो है इसमें केपेबिलिटीज या क्षमताएं दी गई हैं। लास्ट की ये न्यूक्लियर पावर्ड है या किस तरीके से चलाया जाता है, तो जवाब है डीजल इंजन और गैस टरबाइंस के कॉम्बिनेशन की मदद
मदद से जो है इसको चलाया जा रहा है। एंड एक क्वेश्चन ये कि रिसेंटली आपका एक जहाज जो आपका INS हिमगिरी जो रिटायर हुआ है वो किस क्लास का है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि लिएंडर क्लास का फ्रिगेट है, और उसी के नाम पर ये जो नया जहाज आपका नीलगिरी क्लास का आ रहा है इसको भी हम लोगों ने INS हिमगिरी नाम दिया है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, इससे ज्यादा यहाँ से काम का कुछ नहीं है। एंड फिर बोल रहा हूँ, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर देना चाहते हैं, अगर आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए अपियर कर रहे हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, इसके अलावा जो 1 डे के एग्जामिनेशन है, SSC हो गया, रेलवे के जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, और इसके अलावा दूसरे एग्जामिनेशंस, उसमें ये न्यूज़ करंट अफेयर उसमें पूछी जा सकती है। सीधा सीधा एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ में हम लोग अब जो रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और क्योंकि ये सारे अपॉइंटमेंट्स डिफेंस के फील्ड में हैं तो फिर इट गोज विदाउट सेइंग कि ये आपके जो अपकमिंग डिफेंस के एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही इज एन ऑफिसर ऑफ पैराशूट रेजिमेंट। फोटोग्राफ मैंने लगाया हुआ है आपके लिए। तो जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो हैं इनको आर्मी के वाइस चीफ के तौर पर अपॉइंट किया गया है, वाइस चीफ जो है इनको बनाया गया, और ये पैराशूट रेजिमेंट के एक ऑफिसर हैं। इसका मतलब ये पैरा ट्रूपर थे, ये स्पेशल फोर्सेस से आते हैं, ठीक है जी। पैराशूट में कौन कौन आ जाती है, 9 पैरा आ जाती है, 4 पैरा आ जाती है, 21 पैरा SF आ जाता है। तो ये सारी जो स्पेशल फोर्सेज हैं पैराशूट रेजिमेंट होती हैं, एंड ये उसके ऑफिसर रहे हैं, यानी कि ये कमांडो रहे होंगे अपने टाइम पीरियड पे। तो इनको जो है आर्मी चीफ, इनको जो है वाइस चीफ जो है आर्मी का वो बनाया गया, इतने को याद रखना है। नाम क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। फोटोग्राफ आपके सामने लगा हुआ है, सीधा सीधा फैक्ट है, ध्यान रखना है, याद करना पड़ेगा। चले, ये हो गया एक। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो दूसरा है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, इनको जो है नेवी का वाइस चीफ बनाया गया। फोटोग्राफ देखिए लगाया हुआ है। तो संजय वात्स्यायन वाइस एडमिरल साहब को नेवी का डेप्यूटी चीफ कह लीजिए या फिर वाइस चीफ के तौर पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया। एंड थर्ड है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, इनको वेस्टर्न नेवल कमांड का अगला फ्लैग ऑफिसर जो है कमांडिंग इन चीफ बनाया गया। नेवी के अपने अलग अलग कमांड हैं, एक ईस्टर्न कमांड है, एक वेस्टर्न कमांड है। तो वेस्टर्न नेवल कमांड जो है आपका अरेबियन सी में नेवी के जितने भी ऑपरेशन हैं उन सबको देखती है। तो इन सारे ऑपरेशंस का ये इस पूरे कमांड का जो हेड है उसकी पोस्ट पर इनका अपॉइंटमेंट जो है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन साहब का किया गया। तो एक ये 3 अपॉइंटमेंट्स हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ज्यादा इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, नाम है सीधे सीधा याद करना पड़ेंगे। आर्मी के नए वाइस चीफ कौन है, जवाब हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, पैराशूट रेजिमेंट के ऑफिसर। हालांकि ये कोई नहीं पूछेगा, ये तो सिर्फ इसमें बताया गया था, न्यूज में तो मैंने मेंशन किया है, अपने को नाम जो है मगर ध्यान रखना है। दूसरे नेवी के वाइस चीफ कौन है, तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन साहब जो हैं इनको नेवी का अगला वाइस चीफ जो है बनाया गया। तीसरा, अभी रिसेंटली वेस्टर्न नेवल कमांड के जो अगले आपके फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं, या यूं बोल सकते हैं कि वेस्टर्न नेवल कमांड के हेड के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया, जवाब हो जाएगा वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन साहब को जो है इसके लिए अपॉइंटमेंट दिया गया है। समझाने लायक कुछ नहीं है, सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। येट अगेन इट गोज विदाउट सेइंग कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंड अदर आपके जो डिफेंस के एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए ये न्यूज़ अपनी काम की है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इसमें हमको बात करनी है जीन टेस्ट के बारे में। World Athletics announced that track and field athletes who want to participate in female category of elite competition will have to take gene test from September. जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है इसने ये अनाउंस किया है कि ट्रैक एंड फील्ड के जितने भी आपके इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, अगर उसमें आप फीमेल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सितंबर के महीने से जीन टेस्ट लेना पड़ेगा। ये तो समाचार हो गया, थोड़ा सा समझते हैं। दुनिया में जितने भी आपके ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स होते हैं, चाहे आपकी जो अलग अलग किस्म की दौड़ हो गई या फिर आपका ट्रैक एंड फील्ड के जो दूसरे आपके इवेंट्स हो गए, शॉर्ट पुट, डिस्कस, ये सारे के सारे, इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, अलग अलग इनकी जो कैटेगरीज होंगी उसके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, महिलाओं की जो आपके इवेंट्स होंगे उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, पुरुषों के जो इवेंट्स होंगे उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स का ये अनाउंसमेंट आया है कि महिलाओं की कैटेगरी में अगर जितने भी आपके इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं एलीट कैटेगरी के, उसमें अगर कोई कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको सितंबर के महीने से जीन टेस्ट लेना पड़ेगा। और जीन टेस्ट में फिर जो भी उनके पैरामीटर्स हैं अभी डिस्कस करते हैं अपन, जब एक बार आप उनको क्लियर करोगे उसके बाद ही आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। थोड़ा समझते हैं। देखें, कुछ वक्त से वेस्ट में एक कंसेप्ट है, वो ये है कि आप किस जेंडर में पैदा हुए हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस जेंडर से अपने आप को एसोसिएट करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके चलते अब कई सारे ऐसे लोग जो मेल के तौर पे पैदा हुए थे बट उन्होंने बाद में अपना जेंडर चेंज करवा लिया और वो फीमेल बन गए, या फिर इस तरीके या फिर ट्रांसजेंडर्स जो हैं जिनकी बॉडी प्रोमिनेंटली मेल्स की तरह है बट वो अपने आप को फीमेल के तौर पे काउंट करते हैं, तो इन लोगों ने जो है महिलाओं के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। नतीजा ये निकला कि इनको एक
आपका एडवांटेज जो है, अनफेयर एडवांटेज जो है इन इवेंट्स में मिलता है। क्योंकि देखें, आप कुछ भी कहें, महिलाओं की जो फिजिकल बनावट है और पुरुषों की जो फिजिकल बनावट है, जो बायोलॉजी है, उसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस तो है। इसके चलते जो आपके शक्ति वाले इवेंट्स हैं, जो आपके स्टैमिना वाले इवेंट्स हैं, जो आपकी जिसमें आपका स्ट्रेंथ का, ह्यूमन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल होना है, उसमें कहीं ना कहीं पुरुष और महिलाओं को अगर आपस में कम्पीट कराया जाए तो पुरुषों को कहीं ना कहीं एडवांटेज तो मिल ही जाता है। तो पॉइंट ये है कि अब इस तरीके के अब जब ये हुआ तो कई सारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं या फिर ऐसे लोग जो लड़कों के तौर पे पैदा हुए थे बट जिन्होंने बाद में आपका सेक्स रिप्लेसमेंट वगैरह करा लिया, तो उससे ये तो नहीं है होगा कि आपको जो एक मेल बॉडी के जो आपके एडवांटेजेस हैं, वो जो एडवांटेजेस मिल रहे थे वो चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो वो चीज़ कई जगहों पर अब देखने को मिल रही थी। सबसे रिसेंट जो एग्जाम्पल है, ओलंपिक्स में ये हुआ था कि शायद अल्बानिया की कोई आपका कोई बॉक्सर थी, उनको लेकर ये उनके साथ में शायद ये था कि वो मतलब या तो पुरुष के तौर पे पैदा हुई थी और बाद में उन्होंने रिप्लेसमेंट कराया था, या शायद ऐसा कुछ था कि वो ट्रांसजेंडर थी, या फिर उनकी बॉडी में शायद टेस्टोस्टेरोन का लेवल कुछ बहुत ज़्यादा था, ऐसा कुछ था। कुल मिला के ये था कि उनकी जो फीमेल कैटेगरी में पार्टिसिपेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे। अब उनका शायद सेमीफाइनल का मैच हुआ था बॉक्सिंग का, ये इटली की किसी महिला कैंडिडेट के साथ में या किसी महिला पार्टिसिपेंट के साथ में। 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने पंचेस वगैरह मारकर जो है उस कैंडिडेट को बाहर कर दिया। अब अगर आप वो मैच देखोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये जो बॉडी है इस कैंडिडेट की, वो एक मेल की तरह है और उसको इस महिला बॉक्सर के ऊपर बहुत कह सकते हैं अनफेयर किस्म का एडवांटेज है। बाद में शायद उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था एंड काफी कुछ हुआ बहुत, मगर अप्रोच जो है मच गया कि ये इस तरीके की चीजों के चलते तो फिर स्पोर्ट्स में जो एक आपका जेंडर का जो एक इक्वालिटी का कंसेप्ट है, एक अपने जेंडर में पार्टिसिपेट करने के चलते जो आपको कहीं ना कहीं जो एक सही रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसके ऊपर ही सवाल उठने लगे और बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी। तो उसके बाद से इन सारे क्रिटिसिज्म्स वगैरह के चलते फाइनली वर्ल्ड एथलेटिक्स ने जो पूरा ट्रैक एंड फील्ड के जो अलग अलग इवेंट्स हैं, इसको लेकर अपने जो है नियम कानून बनाए हैं और अब ये बोला है कि आपको जीन टेस्ट लेना पड़ेगा। जीन टेस्ट अगर आप पास करोगे उसके बाद में ही जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलेगा। इनका कहना यह है कि इफ एथलीट टेस्ट नेगेटिव फॉर वाई क्रोमोसोम दे आर एलिजिबल टू कम्पीट इन फीमेल कैटेगरी इन वर्ल्ड रैंकिंग कॉम्पिटिशन। यानी कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसकी मतलब आपकी जो भी आपके जीन टेस्ट वगैरह लेने वाले हैं, अगर उनके अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक्स और एक्स क्रोमोसोम से महिला बनती हैं और एक्स और वाई क्रोमोसोम से आपके पुरुष बनता है, तो अगर उनके अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं पाया जाता या वाई क्रोमोसोम का टेस्ट आपका नेगेटिव आता है, इन दैट कंडीशन वो फीमेल कैटेगरी के में वर्ल्ड रैंकिंग के जितने भी आपके कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बट अगर उनके अंदर वाई क्रोमोसोम जो है वो पॉजिटिव पाया जाता है, इन दैट कंडीशन फिर वो वर्ल्ड रैंकिंग के जितने भी आपके कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। नॉन वर्ल्ड रैंकिंग के आपके जो कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, या फिर कम से कम फीमेल कैटेगरी में तो जो है आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये जो है एक बात क्लियर हो जाएगी। अब या तो ट्रांसजेंडर्स की एक अलग कैटेगरी बनेगी या इस तरीके के लोगों के लिए फिर एक अलग कैटेगरी बनाई जाएगी, मगर फीमेल कैटेगरी में फिर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका उसमें नहीं मिलेगा, ये जीन टेस्ट में इन्होंने बोला है। अब फिर वही बात की जो ट्रांसजेंडर वुमेन्स हैं who had gone through male puberty are currently banned by World Athletics from competing in women's event। तो ऐसी ट्रांसजेंडर महिलाएं जो या कभी पुरुष रही थी या फिर ऐसी ट्रांसजेंडर जिनमें आप कह सकते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेटली पुरुषों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, और एक प्यूबर्टी का जो फेज आता है तो उसमें उन्होंने मेल प्यूबर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है महसूस किया था, ना कि फीमेल प्यूबर्टी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको महसूस किया था। इस तरीके की जो आपकी महिलाएं हैं ये आपके वुमेन इवेंट्स में कम से कम अभी तो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स के तहत में जो सारे इवेंट्स वगैरह करवाए जा रहे हैं, इन्होंने भी जो है पूरा बॉक्सिंग वगैरह का जो इशू हुआ था उसके बाद से सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। अब इसी तरीके से कई सारे आपके फीमेल डीएसडी एथलीट्स होते हैं। फीमेल डीएसडी एथलीट्स का मतलब जो है तो महिलाएं, मगर जिनमें टेस्टोस्टेरोन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। अब टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक ऐसा आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुषों में आपको ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है। अगर महिलाओं में बहुत ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बनने को देखने को मिलेगा तो फिर उनमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ज्यादा देखने को मिलने लगता है। तो इस तरीके की जो आपकी फीमेल डीएसडी आपके एथलीट्स हैं, इनको जिनमें हाई टेस्टोस्टेरोन जो है बहुत ज्यादा बन रहा है या बहुत बड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन उनकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो उनको भी जो है मेडिकेशंस लेना पड़ते हैं ताकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो सके, और एक सर्टेन जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उससे कम होगा तभी जो है वो फिर आपकी महिलाओं के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकती है, नहीं तो फिर उन पर भी जो है रोक लगाई जा सकती है। ये सारे के सारे अभी एथलेटिक्स के जो है नियम कायदे बने हुए हैं जिनका पालन किया जाता है। तो ये जो है न्यूज़ है, इसको अपने को ध्यान रखना है। यहाँ से एक ही समाचार बनता है कि कौन से इवेंट्स के लिए जीन टेस्ट को जो है कंपलसरी कर दिया गया है, या रिसेंटली किस आपकी जो खेलों को रेगुलेट करने वाली बॉडी है उसने जीन टेस्ट को अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स उनके लिए कंपलसरी बनाया। तो जवाब हो जाएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स वालों ने ये सारा काम करके तैयार किया। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
उसमें हमको बात करनी है म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार में फिलहाल आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि मिलिट्री का शासन है वहाँ पे। अभी फिलहाल लोकतंत्र नहीं है। लगभग 4 साल पहले मिलिट्री ने वहाँ पे जो उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको बर्खास्त करके मिलिट्री का जो शासन है या मिलिट्री जनता जो है उसको लागू कर दिया था। तो अब फाइनली 4 साल 5 साल के बाद में इन्होंने ये अनाउंस किया है म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट ने कि वो अपनी जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है अपने देश में जो उन्होंने लगा रखी थी, जिसके चलते फिर आर्मी वहाँ पे रूल कर रही थी, उसको वो लोग खत्म कर रहे हैं। एंड 4 साढ़े 4 साल के बाद में जो मिलिट्री रूल खत्म हो गया है, अब इसके बाद में लगभग ये साल खत्म होते होते वो अपने देश में फ्रेश इलेक्शंस भी करवा लेंगे और इन इलेक्शंस की मदद से फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक गवर्नमेंट जो है वहां पर स्थापित हो जाएगी और उसकी मदद से फिर बाकी अपने देश को वो आगे लेकर जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि म्यांमार भारत के पड़ोस में है। वहां पे जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका कम से कम नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में असर आपको देखने को मिलता है। एंड फिर वही बात है कि इस तरीके के आपके जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या उसके आसपास में जो घटनाएं घटती हैं, एग्जामिनर्स को काफ़ी मज़ा आता है इस तरीके के घटनाओं में से क्वेश्चंस पूछने का। तो एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि रिसेंटली किस देश ने अपने यहाँ पे मिलिट्री शासन को का जो है जो लगा रखा था उसको खत्म करके इलेक्शन कराने की घोषणा करी है या इमरजेंसी हटाई है। तो जवाब हो जाएगा म्यांमार। याद रखना है अपने को। चले, इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ काम का नहीं, एक ही क्वेश्चन बनता है कि कौन से देश ने अभी मिलिट्री रूल खत्म किया है और इलेक्शन वगैरह कराने की घोषणा करी है। जवाब म्यांमार है, ध्यान अपने को रखना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 2 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, मेहनत करते रहें और कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद।